नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन और आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम जो पोइम डिस्कस करने जा रहे हैं उस पोइम का टाइटल है द रेप ऑफ द लॉक, जिसे अलेक्जेंडर पोप ने लिखा है। अलेक्जेंडर पोप वॉज अ मास्टर ऑफ मोक एपिक पोइट्री एंड दिस पोइम द रेप ऑफ द लॉक इट वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1712. The poem satirizes a petty social incident. It tells the story of Lord Peter cutting a lock of Arabella farmer's hair to mend family disputes. The poem humorously inflates trivial events to epic proportions. अलेक्जेंडर पोप का जन्म 17वीं शताब्दी के अंत में इंग्लैंड में एक कैथोलिक परिवार में हुआ था और उस समय कैथोलिक जो परिवार थे उनकी कंडीशन इंग्लैंड में अच्छी नहीं थी। ठीक है, क्योंकि उस समय देश में जो है कैथोलिक विरोधी भावनाएं जो हैं वो चरम पर थी। टैक्स एक्ट जैसे कानूनों के कारण उनके परिवार को लंदन से 10 मील दूर रहना पड़ा था और पोप को विश्वविद्यालय में भी शिक्षा प्राप्त करने की अनुमति नहीं मिली थी। परिणाम स्वरूप पोप ने समव्य पढ़ाई करते हुए फ्रेंच, इटालियन, लैटिन और ग्रीक भाषाएं सीखीं और कम उम्र में ही होमर जैसे महान ग्रंथों का अध्ययन कर लिया। 1709 में उनकी शुरुआती कविताएं पेस्टल्स के रूप में प्रकाशित हुईं और 1711 में प्रकाशित एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म ने उन्हें प्रसिद्धि दिलाई। इसके बाद पोप ने रिचर्ड स्टील और जोसेफ एडिसन जैसे प्रमुख साहित्यकारों के साथ द स्पेक्टेटर जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका में भी कार्य किया। 1712 में उन्होंने अपने सबसे प्रसिद्ध रचनाओं में से एक द रेप ऑफ द लॉक लिखी, जो एक मोक हीरोइक कविता व्यंग्यात्मक महाकाव्य है। ये कविता एक वास्तविक घटना पर आधारित है, जिसमें एक युवक द्वारा एक युवती की एक लट काट कर लिए जाने की घटना को अत्यधिक गंभीरता और व्यंग्य के साथ महाकाव्यात्मक शैली में प्रस्तुत किया गया है। इस कविता ने पोप को व्यंग्य और हास्य लेखन में महारत दिलाई और उन्हें अंग्रेजी साहित्य में एक विशेष स्थान दिया। 1728 में प्रकाशित उनका महान व्यंग्य द डनशेड भी उल्लेखनीय है, जिसमें उन्होंने अपने समकालीन लेखकों पर तीखा व्यंग्य किया। पोप ने अनुवाद के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए, विशेषकर होमर के इलियड 1715 से लेकर 1720 में पब्लिश्ड और ओडिसी पब्लिश्ड 1726 के अनुवाद। इसके अलावा उन्होंने शेक्सपियर के संपूर्ण कार्यों का संपादन भी किया, जिसे कई विद्वानों ने आलोचनात्मक दृष्टि से देखा। अपने जीवन के अंतिम वर्षों में पोप की सेहत लगातार गिरती गई और 1738 के बाद उन्होंने बहुत कम लिखा। लंबे समय तक बीमार रहने के बाद उनका निधन 1744 में 56 वर्ष की आयु में हो गया। अलेक्जेंडर पोप आज भी अंग्रेजी साहित्य के एक महान व्यंग्यकार और क्लासिकल शैली के सशक्त कवि के रूप में याद किए जाते हैं। चलिए अब थोड़ा सा पोइम की इंट्रोडक्शन को जान लेते हैं। द रेप ऑफ द लॉक एक मोक हीरोइक कविता है, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मोक हीरोइक का मतलब होता है ये एक गंभीर महाकाव्य की शैली में एक तुच्छ घटना का वर्णन करती है। इस कविता की प्रेरणा एक वास्तविक घटना से मिली थी, जिसमें एक युवक ने एक युवती की अनुमति के बिना उसकी एक लट काट ली थी, जिससे दोनों परिवारों के बीच विवाद उत्पन्न हो गया था। पोप ने इस घटना को हास्य और व्यंग्य के माध्यम से प्रस्तुत किया ताकि दोनों परिवारों के बीच सुलह हो सके। कविता की नायिका बेलिंडा है, जो सुंदरता और सामाजिक प्रतिष्ठा की प्रतीक है। एक दिन एक पार्टी के दौरान वेरन नामक युवक उसकी एक लट चुरा लेता है। इस घटना को पोप ने महाकाव्य की शैली में प्रस्तुत किया है, जिसमें सिल्स जैसे काल्पनिक पात्रों का भी समावेश है जो बेलिंडा की रक्षा करते हैं। पोप की यह कविता न केवल उस समय के उच्च वर्गीय के समाज की सत्यता और दिखावे पर व्यंग्य करती है, बल्कि यह भी दर्शाती है कि कैसे छोटी छोटी घटनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है। कविता का अंत इस विचार के साथ होता है कि वह चुराई गई लट अब आकाश में एक नक्षत्र बन गई है, जिससे बेलिंडा का नाम अमर हो गया है। अगर मैं इस पोइम की पब्लिकेशन डेट्स की बात करूं, तो जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1712 में ये पोइम पहली बार लिखी गई थी, पहली बार पब्लिश हुई थी 2 कैंटो के साथ, जो कि अराबेला फर्मर की परमिशन के बिना हुआ था और जिसको कि अराबेला फर्मर ने इनको एक लेटर लिखा था जिसमें कि उनसे एपोलॉजी मांगी थी और फिर बाद में पोप ने उन्हें एक लेटर लिखा था जिसमें उनसे एपोलॉजी मांगी थी और फिर उनसे फर्दर लिखने की जो है परमिशन भी मांगी थी और जिसमें कि उन्होंने दोबारा उसको परमिशन ग्रांट कर दी थी और उसके बाद बाकी के 3 कैंटो 1714 में पब्लिश हुए थे और 1714 में ये फाइनली पब्लिकेशन आ गई थी दूसरे कैंटो के साथ। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, पोएम का कैंटो 1 जो कि जिसे हम स्टैंजा 1 भी कह सकते हैं, उसकी हल्की सी समरी जान लेते हैं। कविता की शुरुआत कवि इस विचार से करते हैं कि कभी कभी सबसे बड़ी परेशानियां बहुत छोटी छोटी घटनाओं से जन्म लेती हैं। वह बताते हैं कि जो कहानी वे सुनाने जा रहे हैं उसे उन्हें एक म्यूज़ कैरल ने बताया था। अब कैरल उनका एक दोस्त था जो कि इन दोनों परिवारों का जिन परिवारों के बीच में ये फाइट हुई थी, जबकि बैरन जो था बेलिंडा को देखने के लिए आया था और उस टाइम पे उसने जो है उसका जो है लट काट ली थी, उसके बालों का जो लोक था वो काट लिया था। ठीक है, और ये चीज़ कैरल को पता थी और कैरल ने ही
अलेक्जेंडर पोप को बताया था इस घटना के बारे में, जिसके बाद अलेक्जेंडर पोप ने ये पोइम लिखी थी। अब वो इस कहानी में, इस पर्टिकुलर पोइम में कैरल को म्यूज़ कह के बुलाते हैं और वो कहते हैं कि म्यूज़ ने, कैरल जो कि एक म्यूज़ है, उसने उनको बताया था इस पर्टिकुलर घटना के बारे में। कविता की नायिका प्रोटैगनिस्ट बेलिंडा का परिचय तब होता है जब वह अभी सो रही होती है, जबकि बाकी सब लोग जाग चुके होते हैं। उसका रक्षक आत्मा, उसकी जो रक्षक आत्मा है, एक सिल्फ जिसका नाम एरियल है, उसकी निगरानी कर रहा होता है। एरियल बेलिंडा को एक सुंदर युवक का सपना दिखाता है और धीरे से उसके कान में कुछ फुसफुसाता है। फिर एरियल समझता है कि सिल्फ्स उन सुंदर अविवाहित युवतियों की रक्षा के लिए नियुक्ति आत्माएं हैं। मृत्यु के बाद महिलाओं की आत्माएं उनके स्वभाव के अनुसार अलग अलग रूप लेती हैं। जोशीली महिलाएं सलामेंडर बनती हैं, कोमल महिलाएं जल परियां बनती हैं, गंभीर और सख्त महिलाएं ग्रोम बनती हैं और चंचल चुलबुली युवती महिलाएं सेल्फ्स बन जाती हैं। सेल्फ्स का काम होता है महिलाओं की मर्यादा की रक्षा करना और उनके सामाजिक जीवन को आनंदमय बनाना। एरियल ये भी बताता है कि उसने सितारों को देखकर एक आसन संकट का आभास किया है। हालांकि वह ये नहीं जानता कि संकट किस रूप में आएगा, फिर भी वह बेलिंडा को सावधान रहने के लिए चेतावनी देता है, खासकर पुरुषों से, क्योंकि एक छोटी सी घटना बड़े संकट को जन्म दे सकती है। बेलिंडा अब भी गहरी नींद में है, लेकिन उसका प्यारा कुत्ता शोक उसे उठाने की ठान लेता है। जैसे ही बेलिंडा जागती है, वह कुछ पुराने प्रेम पत्र पढ़ती है और एरियल द्वारा सपने में दी गई चेतावनी को भूल जाती है। फिर बेलिंडा दिन की तैयारियों में जुट जाती है। उसकी सेवा में बेटी और अदृश्य सेल्स लग जाते हैं। कविता में बेलिंडा को एक देवी के रूप में और बेटी को एक पुजारिनी के रूप में दिखाया गया है, जो मिलकर इस सौंदर्य अनुष्ठान को पूरा करते हैं। बेलिंडा की सजने संवरने की मेज को एक पवित्र वेदी का रूप दिया गया है, जहां भारत के चमचमाते रत्न, अरब की महकती खुशबुएं, कछुए और हाथी दांत से बने सुंदर कंघे, इत्र, पाउडर, मुखौटे, बाइबल और प्रेम पत्र जैसे तमाम सामान एकत्रित किए जाते हैं। इन सभी चीज़ों को सेल्स चुपचाप करीने से सजाते हैं, लेकिन सारी तारीफ बेटी को मिलती है, जबकि असल मेहनत तो इन जादुई प्राणियों की होती है। इस तरह बेलिंडा अपने सौंदर्य और आकर्षण के लिए पूरी तरह तैयार हो जाती है, बिना ये जाने कि उसके सामने एक अनजानी मुसीबत आने वाली है। नेक्स्ट कैंटो में हमें पता चलता है कि बेलिंडा अब थेम्स नदी पर अपनी नाव में सैर कर रही है और उसकी सुंदरता हर किसी को चकाचौंध कर रही है। उसके गले में एक चमचमाता क्रोस है, जिसकी चमक इतनी तेज़ है कि यहूदियों और गैर ईसाइयों तक को उसे चूमने का मन कर जाए। बेलिंडा हर किसी को मुस्कुराकर देखती है और उसकी आंखें सूरज की तरह दमकती हैं। उसकी खूबसूरती इतनी बेमिसाल है कि अगर वह कोई गलती भी कर दे तो लोग उसकी सूरत देखकर उसे तुरंत माफ़ कर दें। बेलिंडा के बाल दो सुंदर घुंघराले लटों से सजे हैं, जिन्हें देखकर कोई भी पुरुष आकर्षित हो जाता है। ये बाल ऐसे भूल भुलैया जैसे हैं, जहाँ प्रेम खुद अपनी गुलामी को फंसा लेता है। इन्हीं बालों के यादों में बंधा बैरन भी है, जो अब ठान लेता है कि वह किसी भी तरह बेलिंडा की एक लट चुरा लेगा, चाहे वह चालाकी से करे या ज़बरदस्ती से। इससे पहले सुबह सूरज उगने से पहले बैरन ने प्रेम देवता से अपने मिशन की सफलता के लिए प्रार्थना की थी। उसने प्रेम से जुड़े कई प्रतीकात्मक वस्तुओं जैसे फ्रेंच प्रेम कहानियों की किताबें, यांगवंद, गॉटर्स, दस्ताने और प्रेम पत्रों से एक वेदी तैयार की थी। अब नाव पर सब कुछ एकदम सही चल रहा है, हर कोई खुश है, बस एरियल बेचैन है। उसे अब भी किसी अनहोनी का डर सता रहा है। एरियल तुरंत आकाश से सैकड़ों सेल्फ्स की एक सेना को बुलाता है। इन जादुई प्राणियों के अलग अलग रूप और वस्त्र हैं। एरियल सबको संबोधित करता है, हे सेल्फ्स एंड सेलिफ्ट्स, अपने प्रमुख की बात सुनो। परियों, जेनों, एल्व्स और दानवों, ध्यान दो। बस उन्हें याद दिलाता है कि भले ही कुछ आत्माएं ग्रहों का मार्गदर्शन करती हैं या मौसम बनती हैं, लेकिन सेल्फ्स का काम सुंदरता की रक्षा करना है। एरियल बताता है कि उसे अंदेशा है कि कुछ बहुत बुरा होने वाला है, चाहे बेलिंडा का दिल टूटे, उसकी मासूमियत को नुकसान पहुंचे या फिर उसकी पोशाक या गहने खो जाएं। कुछ ना कुछ गड़बड़ तो तय है। बेलिंडा की सुरक्षा के लिए एरियल एक सेल्फ को एक विशेष जिम्मेदारी सौंपता है। जेफिरेटा उसके पंख की रक्षा करेगी, ब्रिलियंटे उसके झुमकों की, मोमेटिला उसकी घड़ी की, क्रिप्सा उसकी लटकी और एरियल खुद उसके पालतू कुत्ते शोक की रक्षा करेगा। 50 सेल्स मिलकर बेलिंडा के पेटीकोट की रक्षा करेंगे, जो वेल की हड्डियों से बनी एक मजबूत परत है। अंत में एरियल सभी को चेतावनी देता है कि अगर कोई अपनी ड्यूटी में चूका तो उसे कड़ी सज़ा मिलेगी। सभी सेल्स पूरी तरह सतर्क हो जाते हैं और उस अनहोनी का इंतज़ार करने लगते हैं जो कभी भी हो सकती है। तो चलिए दोस्तों, कैंटो 3 की समरी जान लेते हैं।
कैंटो 3 में हमें पता चलता है कि नाव जो है, जो बोट है, वो हैम्पटन कोर्ट पहुंचती है। यहाँ रानी एन जो हैं वो कभी सलाह लेती हैं और कभी चाय का आनंद उठाती हैं। वहाँ पहुँचे सभी स्त्री पुरुष दरबार की चमक दमक का मज़ा लेते हैं और गपशप में व्यस्त हो जाते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यक्रम हो, रानी की चर्चा हो या फिर महल की सजावट। हर बात पर किसी न किसी की प्रतिष्ठा धूल में मिल जाती है। उधर सरकारी कामकाज भी तेज़ी से निपटाए जा रहे हैं ताकि दोपहर के भोजन से पहले सब कुछ खत्म हो जाए। भूखे न्यायाधीश जल्दबाजी में फैसला सुनाते हैं और अपराधियों को फांसी दी जाती है ताकि जूरी सदस्य भी जल्दी खाना खा सके। बेलिंडा दो सज्जनों के साथ ओम्ब्रे नामक कार्ड गेम खेल रही है, जिसमें उसकी किस्मत जो है तय होनी है। बेलिंडा अपने कार्ड सजाती है और अदृश्य सेल्स उसके कार्ड्स पर आ बैठते हैं। उनके स्थान पर उनके कार्ड्स के मान के अनुसार तय होते हैं। बेलिंडा घोषणा करती है कि स्पेड्स ट्रम्प होंगे। खेल की शुरुआत में सब कुछ बेलिंडा के पक्ष में होता है। उसका पहला कार्ड स्पाडिलो 2 ट्रम्प्स को हराकर पूरे बोर्ड पर कब्जा कर लेता है। फिर मैनिलो भी शानदार चलता है, लेकिन तीसरे कार्ड बास्टो से उसे अपेक्षित सफलता नहीं मिलती। फिर वह किंग ऑफ स्पेड्स खेलती है और फिर से बढ़त बना लेती है, लेकिन अब बैरन खेल में हावी होने लगता है। उसकी क्वीन ऑफ स्पेड्स बेलिंडा के किंग ऑफ क्लब्स को हरा देती है। उसके ऊंचे डायमंड कार्ड्स भी बेलिंडा के कार्ड्स को ध्वस्त कर देते हैं। जब बेलिंडा की क्वीन ऑफ हार्ट्स को भी जीत लेता है और बेलिंडा को अपनी हार का डर सताने लगता है, लेकिन फिर बैरन जब अपना ऐसा खेल खेलता है, बेलिंडा किंग ऑफ हार्ट्स से उसे हरा देती है और जीत जाती है। जैसे ही बेलिंडा अपनी जीत का जश्न मनाती है, कभी की आवाज़ भविष्य के संकट की ओर इशारा करती है। ये विजयी दिन भी बेलिंडा के लिए दुर्भाग्य का कारण बनने वाला है। फिर चाय और कॉफ़ी परोसी जाती है और जापानी अल्टारों और चीनी मिट्टी के प्यालों में भाप उठती है। ये भाप बैरन के दिमाग में पहुंचकर उसे बेलिंडा की लठ चुराने की अपनी योजना याद दिलाती है। कभी एक बार फिर बैरन को चेतावनी देता है कि वह रुक जाए, पर बैरन नहीं रुकता। उसी समय क्लैरिसा एक जोड़ी कैंचियाँ चलाती है और बैरन को देती है, जैसे ही कोई महिला किसी योद्धा को युद्ध के लिए शस्त्र देती हो। बैरन बेलिंडा की लठ काटने लगता है। सभी सेल्स दौड़कर बेलिंडा के गले और बालों के पास आ जाते हैं, उसे सतर्क करने की कोशिश करते हैं, उसके बालों को खींचते हैं, झुमके को 3 बार हिलाते हैं, लेकिन हर बार बैरन चुपचाप बच निकलता है। एरियल बेलिंडा के दिल में झांकता है पर हैरान हो जाता है। वहाँ एक सांसारिक प्रेमी का अक्स दिखाई देता है। ये देखकर एरियल हार मान लेता है और अपनी रक्षा छोड़ देता है। बैरन कैंची से बेलिंडा की एक सुंदर लट काट लेता है। एक सेल्फ रास्ते में आता है और 2 हिस्सों में कट जाता है, लेकिन जल्दी से वापस जुड़ भी जाता है क्योंकि सेल्फ्स की हवा जैसी प्रकृति उन्हें फिर से जोड़ देती है। बेलिंडा चिल्ला उठती है और बैरन अपनी जीत की घोषणा करता है। कभी फिर सोचता है कि छोटी सी लट भला कैसे कैंचियों का सामना कर पाती। आखिर वह कैंचियाँ तो देवताओं के बनाए बड़े बड़े साम्राज्यों को भी नष्ट कर सकती थी, जैसे ट्रॉय के महल धूल में मिल गए थे। चौथे कैंटो में हमें पता चलता है कि बेलिंडा अब भी अपनी लट खोने के दुख से पूरी तरह व्याकुल है। उसका दुख और निराशा उन प्रेमियों के दुख से भी अधिक गहरा है जिन्हें अपना सारा सुख छिन्नता महसूस होता है, और उन निर्दयी अत्याचारियों से भी जिनकी मृत्यु बिना पछतावे की होती है। इस दुख क्षण में भी सभी सेल्स बेलिंडा का साथ छोड़ देते हैं। अब वहाँ अम्ब्रियल आता है, एक उदास और धूमिल ग्रोम छोटी आत्मा। वह सप्लीन उदासी की गुफा में उतरता है। जैसे ही वह प्रवेश करता है, उसका पूर्वी हवा ईस्ट विंड एक बिस्तरे पर पड़ी मिलती है। वह सूरज की किरणों से दूर सिरदर्द से करा रही है। जैसे जैसे अम्ब्रियल गुफा के भीतर बढ़ता है, वह सप्लीन की रानी की 2 सेविकाओं से मिलता है, इल नेचर और अफेक्शन। इल नेचर एक बूढ़ी सूखी और काली सफ़ेद कपड़ों में लिपटी हुई महिला है जिसका दिल दूसरों के प्रति द्वेष से भरा हुआ है। अफेक्शन एक युवा और कमज़ोर लड़की है जिसे बनावटी तरीके से बोलने और सिर को एक ओर झुकाकर चलने की आदत डलवा दी गई है। वह महंगे बिस्तर पर शाही पोशाक में पड़ी हुई है। आगे बढ़ते हुए अम्ब्रियल देखता है कि गुफा में एक अजीब धुंध फैली है जिससे अजीबोगरीब आकृतियाँ बनती हैं, जैसे मरणासन महिलाएं, भयानक राक्षस, सांप, पीले भूत, खुली कब्रें, तरल सोने की झीलें और मशीनों में बंद फरिश्ते। इधर उधर सप्लीन की शक्ति से विकृत शरीर पड़े हैं, जिनमें जीवित चायपोट्स, गर्भवती पुरुष और बोतल में बदली हुई महिलाएं शामिल हैं जो कार्क के लिए पुकार रही हैं।
अम्ब्रियल स्प्लीनवोर्ट नामक एक पौधा अपने हाथ में लिए हुए सुरक्षित आगे बढ़ता है। अंततः वह स्प्लीन की रानी तक पहुंचता है। वह उसे अभिवादन करता है, उसे उन सभी महिलाओं की शासिका बताता है जो 15 से 20 वर्ष की आयु के बीच हैं, जिन्हें या तो बीमारी ग्रस्त कर देती है या उन्माद में कविता और नाटक लिखने के लिए मजबूर कर देती है। अम्ब्रियल रानी से कहता है कि एक सुंदर युवती बेलिंडा है जो जीवन का बहुत आनंद लेती है और रानी की शक्ति को तुच्छ समझती है। वह अपने पिछले सेवाओं का भी उल्लेख करता है, जैसे स्त्रियों के रंग बिगाड़ना, धोखे से वैवाहिक विश्वासघात कराना, बिस्तरों और कपड़ों को अस्त व्यस्त कर देना ताकि यह लगे कि कोई अनैतिक घटना घटित हुई है, किसी सीधे साधे महिला के हेड्रेस को बिगाड़ देना और प्रिय पालतू कुत्ते की मृत्यु कर देना है। यह बेलिंडा को चेग्रिन यानी गहरी निराशा से छूने की अनुमति मांगता है ताकि वहाँ बड़ा उपद्रव मच सके। पहले ऐसा लगता है कि स्प्लीन की रानी उसे मना कर देगी, लेकिन अंततः वह हामी भरती है। रानी एक थैला तैयार करती है जिसे यूनानी मिथ में उलिसिस ने हवाओं को थैले में बांध लिया था। इस थैले में स्त्रियों की सांसों की शक्ति, आहें, सिसकियाँ, भावनाएं और जुबानी युद्ध भरे पड़े हुए हैं। ये एक शीशी भी देती है जिसमें कमज़ोर डर, कोमल दुख, पिघलते शौक और बहते आंसू भरे पड़े हैं। खुश होकर अम्ब्रियल ज़मीन से ऊपर लौट आता है। जब वह लौटता है तो देखता है कि बेलिंडा अपनी सहेली थेलिस्ट्रिस की बाहों में सिसक रही है। थेलिस्ट्रिस बेलिंडा की लट के खोने पर शोक व्यक्त करती है। वह कहती है, क्या इसी दिन के लिए बेलिंडा ने अपने सुंदर बालों को संवारने में इतनी पीड़ा सही थी, गर्म सलाखों का उपयोग किया, नाजुक सिर को कपड़ों की पट्टियों से कसा था। वह डरती है कि बैरन अब इस कटी हुई लट को सबके सामने प्रदर्शित करेगा और बेलिंडा की प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। थेलिस्ट्रिस ये भी सोचती है कि बेलिंडा की मित्रता उसकी अपनी प्रतिष्ठा के लिए भी खतरा बन सकती है। यह बैरन के पास जाती है और अपने प्रेमी लॉर्ड प्ल्यूम से बैरन से बात करवाती है। लॉर्ड प्ल्यूम, जो अपने महंगे स्टाइलिश छड़ी पर बहुत गर्व करता है, बैरन से कहता है कि वह बेलिंडा की लट लौटा दे, लेकिन बैरन इनकार कर देता है। वह कहता है कि चाहे लॉर्ड प्लूम कितनी भी सुंदर भाषा में बात करे, जब तक वह सांस लेता है वह लट नहीं लौटाएगा। उधर अम्ब्रियल बेलिंडा पर दुखों से भरी शीशी को तोड़ देता है। अब बेलिंडा पूरी तरह से निराश हो जाती है। वह एक मार्मिक भाषण देती है जिसमें वह कहती है कि काश उसने दरबार की चमक दमक का स्वाद कभी ना चखा होता और घर पर ही रहती। वह याद करती है कि उस दिन कई अशुभ संकेत भी मिले थे, जैसे पैच बॉक्स 3 बार गिरा, बिना हवा के चीनी मिट्टी के बर्तन हिल गए और उसका कुत्ता शोक भी अजीब व्यवहार कर रहा था। उसे याद आता है कि एक सेल्फ ने भी उसे चेतावनी दी थी, लेकिन वह उस समय पर समझ नहीं पाई थी। अब वह चाहती है कि वह बची हुई लट को भी काट फेंके, क्योंकि उसे डर है कि वह फिर से बैरन के अपवित्र हाथों का शिकार बन सकती है। चलिए दोस्तों, अब कैंटो 5 को पढ़ते हैं। हालांकि जो कैंटो 4 में बेलिंडा ने भाषण दिया था, उस भाषण से सभी प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन बैरन पर उन शब्दों का, उसके भाषण का कोई असर नहीं होता, क्योंकि फेट और जॉब ने उसे वास्तव में बेलिंडा की बात सुनने से रोक दिया है। थेलिस्ट्रिस भी उसे फटकारती है, लेकिन एना की तरह वह भी असफल रहती है। बेलिंडा डिडो की तरह भावनाओं से अभिभूत हो जाती है। तब क्लैरिसा इस स्थिति से तंग आकर आगे जाती है और अपने विचार व्यक्त करती है। वह कहती है कि समाज में केवल महिलाओं की सुंदरता को महत्व देना एक निरर्थक बात है और पुरुषों को केवल उन महिलाओं की प्रशंसा करनी चाहिए जो सुंदर होने के साथ साथ सद्गुणी भी हों। क्लैरिसा कहती है कि यदि रात भर नाचने और दिन भर सजने संवरने से चेचक से बचाव हो सकता या उम्र बढ़ने से रोका जा सकता, तो कर्तव्य को छोड़ देना उचित होता और संवय को सुंदर बनाने में आनंद लेना एक नैतिक कार्य बन जाता। लेकिन वह स्पष्ट करती है कि वास्तविकता ऐसी नहीं है। सुंदरता का क्षय निश्चित है। हर बाल सफ़ेद होगा, हर चेहरा बूढ़ा होगा, चाहे उस पर कितना भी मेकअप क्यों ना हो, और जो अविवाहित रह जाएगी उन्हें एक दिन अकेले ही मरना होगा। क्लैरिसा कहती है कि सबसे समझदारी इसी में है कि उम्र बढ़ने को अच्छे स्वभाव यानी कि गुड ह्यूमर के साथ स्वीकार किया जाए, जो कि उड़ती फिरती और घमंडी प्रवृत्ति से ज़्यादा प्रभावी सिद्ध होता है। वह निष्कर्ष निकालती है कि यहाँ बाहरी सुंदरता और आंखों को आकर्षित करती है, वही सद्गुण आत्मा को बांधता है। लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी क्लैरिसा के भाषण से प्रभावित नहीं होता। थेलिस्ट्रिस उसे प्रूड कहती है और बेलिंडा चिल्लाती है, टू आर्म्स टू आर्म्स। इसके साथ ही एक प्रकार की दरबारी लड़ाई शुरू हो जाती है। यहाँ फैंस क्लैप करते हैं, सिल्फ्स रसल करते हैं और बास और ट्रेबल वॉइसेस आकाश को गूंजा देती हैं। नरेटर बताता है कि यह दृश्य वैसा ही है जैसे होमर के महाकाव्यों में देवता आपस में युद्ध करते हैं, जैसे पालस, मार्स, लटोना, हर्मस बनाम जोव और नेपच्यून का युद्ध।
अम्ब्रियल इन सबको देखकर खुश होता है और आनंद से देखता है, जबकि अन्य स्पिरिट्स या तो देखते हैं या लड़ाई में शामिल होते हैं। थैलेस्ट्रिस भीड़ के बीच से दौड़ती है और अपना दोनों आंखों से मृत्यु बखेरती है। उसकी एक नज़र से सर डेपरविट और सर फोपलिंग मारे जाते हैं। सर प्लूम भी एक भौं के बल मारे जाते हैं, लेकिन थैलेस्ट्रिस के मुस्कुराने पर फिर से जीवित हो जाते हैं। बेलिंडा सीधे बैरन की ओर बढ़ती है, उसे परास्त करने के लिए तैयार। वह पहले उसकी नाक पकड़ती है और फिर उसे छोड़ती है, लेकिन उससे पहले वह उस पर स्नफ, नाक से सूंघने वाला तंबाकू फेंकती है, जिसे ग्नोम्स सही दिशा में उड़ाते हैं। बैरन स्नफ को सूंघता है और जोर से छींकता है। बेलिंडा फिर एक बोर्डकिन मीन्स नकूली धातु की सुई निकालती है, और जो कोई साधारण बोर्डकिन नहीं है, वह धातु उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की 3 सील रिंग्स का हिस्सा थी, जिसे पिघलाकर उसकी विधवा के लिए एक बकल बनाया गया। फिर वह उसकी दादी को विसल के रूप में मिली, फिर उसकी माँ को बोर्डकिन के रूप में मिली, और अब बेलिंडा के पास है। बेलिंडा जैसे ही बैरन पर वार करने वाली होती है, बैरन चिल्लाता है कि एक दिन बेलिंडा भी ऐसी स्थिति में होगी, लेकिन वह मृत्यु से नहीं डरता, बस उससे जुदा होने से डरता है। वह जीवन की भीख मांगता है, और ये कहते हुए पहले ही क्यूपिड की अग्नि में जल रहा है। बेलिंडा गुस्से में चिल्लाती है कि वह उसकी लोक लौटाए, जैसे शेक्सपियर ने ओथेलो में ओथेलो अपना हैंडकरशिप मांगता है, लेकिन आश्चर्यजनक रूप से वह लोक कहीं नहीं मिलती। नैरेटर सोचता है कि शायद वह लोक इतनी ब्लेस्ड थी कि किसी नश्वर के पास रहने के लिए नहीं थी। फिर वह कहता है कि बहुतों ने ये माना कि वह लोक चांद तक पहुंच गई है, वहाँ जहाँ पृथ्वी पर खोई हुई वस्तुएं मिलती हैं, ब्रोकन वोज, लवर्स, हार्ट्स और केजेस फॉर ग्नैट्स तक। लेकिन नैरेटर बताता है कि केवल म्यूज़ ने उस लोक को आकाश में चढ़ते देखा, जैसे केवल प्रोक्लूस ने रोमुलस के स्वर्गारोहण को देखा था। लोक एक चमकते तारे की तरह ऊपर चली गई, बैरेनिसिस लॉक से भी अधिक चमकदार। सिल्स संतुष्टि के साथ उसे देखते रहे। नरेटर आगे कहता है कि ब्यू मोंड यानी कि फैशनेबल दुनिया उसे द मोल से निहारेगी, और प्रेमी उसे अक्सर वीनस ग्रह समझकर रोजामुंडाज लेक से प्रेम की प्रार्थनाएं करेंगे। वह कहता है कि पार्टरेज इसे गैलीलियोज आइज से देख सकेगा और लुइस का भविष्य तथा रोम के पतन की भविष्यवाणी करेगा। अंत में नैरेटर सीधे बेलिंडा से कहता है कि उसे अपनी लोक के खोने का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अब वह आकाश में एक तारे की तरह चमकेगी, न कभी सफ़ेद होगी न कभी मुरझाएगी। वह कहता है कि ये लोक म्यूज़ को प्रेरित करेगी और बेलिंडा का नाम सितारों में अमर कर देगी। और इसके साथ हमारा कैंटो 5 ख़त्म हो जाता है। नाउ वी विल डिस्कस एनालिसिस ऑफ सेटायर एंड सोशल कमेंट्री। फर्स्ट ऑफ ऑल पोप ने इसमें सेटायर किया है वैनिटी और ट्रिवियलिटी को, जो सोसाइटी में काफ़ी प्रेवलेंट थी। तो पोप मोक्स करता है सुपरफिशियल एरिस्टोक्रेटिक बिहेवियर्स को, जो कि बेलिंडा के बिहेवियर से हमें देखने को मिलता है। इसके साथ साथ पोइट सोशल मैन्यूवरिंग की बात करते हैं, जिसमें कि कार्ड गेम की वो बात करते हैं। इसमें जहाँ पे जो कार्ड गेम है दैट सिम्बलाइजेस कॉम्प्लेक्स सोशल गेम्स दैट वर क्वाइट प्रेवलेंट इन पोप सोसाइटी ऑल्सो। इसके साथ साथ सिम्बलिज्म की अगर बात करें तो जो लोक है, जो लोक थेफ्ट है, वो रिफ्लेक्ट्स करता है सोसाइटी की पिटी कॉन्फ्लिक्ट्स की, जो कि उस टाइम पे छोटी छोटी बातों में जो लोगों के झगड़े हो जाते थे, उसको ही वो यहाँ पे एम्पलीफाई कर रहा है। ठीक है, बेलिंडा के लुक ऑफ जो हेयर है वो एब्सर्डिटी को शो करता है। ठीक है, जो कि फीमेल ब्यूटी के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती थी उस पर्टिकुलर सोसाइटी में, तो उसको कहीं ना कहीं बेलिंडा के लोग के थ्रू वो क्रिटिसाइज़ कर रहा है। ठीक है, इसके साथ साथ ही कि जो प्लेइंग कार्ड्स वाली जो गेम है, ठीक है, और जिसमें कि जो गेम ऑफ ओम्बर है दैट सिम्बलाइजेज द ट्रिवियल नेचर ऑफ द लाइफ एट कोर्ट। ठीक है, तो कोर्ट की लाइफ किस तरीके से की थी, उस टाइप के नेचर को यहाँ पे पोप ने सेटायर करा है। तो दोस्तों यहाँ पे पोप ने मोक एपिक फॉर्म को भी पैरोडी किया है। मोक एपिक जो पोइम है उसको कहीं ना कहीं पैरोडी के रूप में इसे लिखा गया है, तो उसके जो भी फीचर्स हैं वो पोप ने सारे इसमें एक फ़नी वे में यूज़ करे हैं। अगर इस एपिक की बात करें तो ये एक एपिक पैरोडी है, जिसमें कि लैंग्वेज जो है इट हैज़ बिन ही यूजेज एलिवेटेड लैंग्वेज ऑफ फॉर ट्रिवियल इवेंट। ठीक है, छोटे से नाम के लिए एक किसी के लोग को काट देने को एक ऐसे पूरी वॉर के रूप में दिखाया गया है। इसके साथ साथ उसने सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की भी यूज़ किया है, जैसे कि सिल्फ्स एंड ग्नोम्स जो है मोक ग्रैंडर ऐड करते हैं इस पर्टिकुलर पोइम में। इसके साथ साथ उसने वर्ल्ड्स की स्टाइल को भी यूज़ किया है, जिसमें कि हीरोइक बैटल्स हैव बीन ट्रीटेड लाइटली एंड ह्यूमरसली। So Pope have also used themes of beauty and morality in this particular poem. First of all, it describes the power and vulnerability of the society. Belinda's beauty is both a strength and weakness for this particular poem.
As far as ephemeral beauty is also used as a symbol in this particular poem, the lok symbolizes fleeting youth and charm, and virtue and reputation has also been used as a theme. That is, Pope critiques social views on female honor. That female honor has been given much more importance than it is required. Okay, so that is also being discussed by Pope in this particular poem. If we talk about the critical reception of this particular poem, Samuel Johnson praised the detailed portrayal of human triviality, while contemporary acclaim widely enjoyed this poem for its wit and social insight. Now we will come to the conclusion of this poem. If we talk about the significance and legacy of this particular poem, it is actually a mock epic masterpiece. It set the standard for satirical poetry. It is also timeless social satire. Because it is still relevant in critiquing superficiality, and it is an influential work as far as because it inspired future writers and artists to practice more of this particular genre, that is mock epic poem. So our present video finally comes to an end. I hope you have understand the poem and got the basic idea of the poem. If you have any question regarding the same poem, you can ask me in the comment section. Thank you very much for watching the video. Have a great day.